गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आगे बढ़ाएंगे और वो है लेक्चर 5। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मोटर का सचित्र वर्णन, अगर आपको याद हो। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आज सबसे पहले डील करेंगे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत। सर आपको हमने चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया, हमने आपको विद्युत चुंबक पढ़ाया। आज दो तीन टर्म का मिलावट है और ये दिया गया था फैराडे के द्वारा। फैराडे के द्वारा इसका नाम था सर माइकल फैराडे। ये बहुत यूनिक साइंटिस्ट है हमारे समाज के। इसका नाम है सर माइकल फैराडे। इनका नाम है, पूरा नाम सर माइकल फैराडे। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। ये बहुत गरीब फैमिली के थे फैराडे साहब, लेकिन इनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था। संजोग से क्या हुआ कि ये क्या किए, ये साहब एक बार एक जिल्द लगाने वाले, जैसे कहीं बाइंडिंग सेंटर होता है, बुक को बाइंडिंग करते हम लोग, तो वहाँ पे उस दुकान में ये नौकरी कर लिए। तो वहाँ जो भी बुक आता था तो उसको ये पढ़ के बाइंडिंग करके उसको वापस करते थे। तो इसको साइंस में बहुत रुचि जग गया। एक बार क्या हुआ, ये फैराडे साहब एक साइंटिस्ट थे सर हेम्फ्री डेवी, बहुत बड़े साइंटिस्ट। उनका भाषण हो रहा था तो उनके भाषण को ये सुने और सुन करके उनके भाषण को लिख करके और सुंदर सा एक जिल्द चढ़ा करके वो भाषण उसको भेज दिए। और इस चीज़ से वो बहुत मोटिवेट हुए और उन्होंने इनको अपने पास एक असिस्टेंट के रूप में बुला लिया। उसके बाद तो सर इनका कहना ही नहीं है, बहुत कुछ दिया इन्होंने। इनका थाउट बहुत क्रिएटिव था। आज इसका एक और कहानी सुनाते हैं आपको, कितना क्रिएटिव थे ये। इन्होंने बहुत कुछ को देखा। सबसे पहले इन्होंने देखा चुंबकीय प्रेरण। इसको क्या पता था कि यदि कहीं पे चुंबक है तो उससे आप जो है दूसरे पदार्थ को चुंबक बना सकते हैं। दूसरा चीज इन्होंने सुना ऑरस्टेड को। ऑरस्टेड क्या बोला कि अगर कहीं भी धारावाही चालक है तो चुंबक बने, वो चुंबक या क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उसमें चुंबक आप बना सकते हैं। मतलब ये अभी तक अच्छे से समझेंगे, इसका मतलब अभी तक में फैराडे साहब ने ये देखा कि धारा से चुंबक बना सकते हैं, धारा से चुंबक बना सकते हैं। इन्होंने पढ़ा था बचपन में कि पृथ्वी गोल है, मतलब आप जहां से चलते हो फिर वहीं पहुंचते हो। तो इन्होंने सोचा कि अगर धारा से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से भी तो धारा बनाया जा सकता है। समझिएगा, ये फैराडे साहब, सर माइकल फैराडे सोचते हैं कि ऑरस्टेड ने क्या किया, धारा को चुंबक बना लिया। तो हम आज क्या सोच रहे हैं कि चुंबक को धारा बना दो। ठीक है, मतलब कि आप बाय द वे कभी हमारे पास धारा से चुंबक, तो धारा कब मिलेगा, जब आपके पास बैटरी रहेगा। तो इनका कहना है बाय द वे हमारे पास बैटरी नहीं है और हम धारा बनाना चाहते हैं, हम लाइट जलाना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा। तो उस चीज में लग गए कौन, फैराडे साहब। उनका मोटो क्या था, चुंबक से क्या बनाना, धारा बनाना। ठीक है, ये बात इसके मन में आया। इसका मतलब ये चाह क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं ऑरस्टेड का उल्टा। तो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो है चुंबक से, देखिएगा हम यहाँ लिख रहे हैं, ये चुंबक से धारा बनाना चाहते हैं। इसका ये मोटो है, इनका ये मोटो है। इनका मोटो क्या है, चुंबक से धारा बनाना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया। सेटअप कैसे बनाया, तो ये एक सोलेनॉइड लिए, देखिएगा सोलेनॉइड लिए, और इस सोलेनॉइड से उन्होंने क्या किया, एक आमीटर जोड़ दिया। क्यों आमीटर या गैल्वेनोमीटर यहाँ पर आपने जोड़ दिया। चलिए गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, अगर थोड़ा सा भी करंट उत्पन्न, क्योंकि आपको सिखाए हैं गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट को भी मेजर सेंस कर लेता है। तो यदि गैल्वेनोमीटर लगा दो तो थोड़ा भी करंट उत्पन्न होगा तो उसको ये सेंस कर लेगा। तो गैल्वेनोमीटर में क्या लगा होता है, इसमें एक सुई लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर निडिल। इसमें ये सुई लगा हुआ है। तो सुई जो होता है वो पहले न्यूट्रल, मान लो यहाँ बीच में है, ठीक है, इधर भी करंट और इधर करंट, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ओके, तो ये करंट को मेजर करेगा। अब उसके बगल में ये क्या किए, यहाँ पे एक चुंबक रख दिए।
ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। ये सेटअप बनाया और बना करके क्या किया, इस चुंबक को फिक्स कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे ये सोलेनोइड है, ये कौन चीज है, ये सोलेनोइड है, और ये क्या है, ये चुंबक है, रख दिए। लगभग बहुत दिन तक ये जो आपका सेटअप है, ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, इसको वो करना चाह रहे थे, लेकिन हो ही नहीं रहा था। जब बेचारा थक गए और जब लगा कि ये संभव नहीं है, तो ये क्या, कभी कभी हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं और थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मूड खराब हो गया, तो कोई चीज़ उठा के फेंक देते हैं, सेम टू सेम। ये जब नहीं हो रहा था इसका एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या किए, गुस्सा आ गए, गुस्सा करके ये क्या किए, इस चुंबक को फेंक दिए। सो समझिएगा, संजोग कहिए या आप एक गुड लक कहिए, बैड लक कहिए, जब इस चुंबक को फेंके तो संजोग से ये चुंबक इस होते हुए गुजरा। चुंबक जो है इस, ये जो आपका सोलेनोइड है, इसके अंदर से गुजरा। जैसे ही अंदर से गुजरा तो वो तुरंत क्या देखते हैं, निडिल में डिफ्लेक्शन इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या किए, मतलब जब ये आगे गया तो डिफ्लेक्शन मान लो दाएं तरफ हुआ, तुरंत ये क्या किए, चुंबक को पीछे खींचे। जैसे ही चुंबक पीछे गया तो धारा निगेटिव की तरफ, वो जो सुई था वो इधर गिर गया। सर इतना सालों से ये चुंबक यहाँ फिक्स था, तो इसमें किसी भी प्रकार का, इस निडिल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जब इसको गुस्सा में फेंके तो ये जो अंदर से पास किया तो ये जो निडिल था उसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड हुआ। जब इसको दूर किए, जब वो फिर से उठा के ओ कुछ हो रहा है, तो जब उसको दूर खींचे तो देखिए डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया। मतलब क्या कि यदि चुंबक स्थिर रहता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब चुंबक आगे जाएगा तो करंट का डायरेक्शन मान लीजिए पॉजिटिव है, अगर ये दूर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन निगेटिव है। बहुत छोटा चीज बोलना है, अभी बहुत कुछ बोलना है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसी एक्सपेरिमेंट को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, अर्थात चुंबक के द्वारा विद्युत को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, उत्पन्न करना, जगाना। तो क्या बोले, आज चुंबक का यूज करके उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने क्या बनाया, करंट बनाया। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या मापता है, ये करंट को मापता है। आप देखिए फैराडे साहब क्या बोलते हैं, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। फैराडे के द्वारा इनमें से कौन सा नियम दिया गया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब देखिए ये कहता क्या है। इनका कहना है कि जब किसी चुंबक को किसी कॉइल के बगल में रिलेटिव मोशन करवाया जाता है, गति करवाया जाता है। फिर से एकदम अच्छे से सुनेंगे, जब किसी चुंबक को इस सोलेनोइड के बगल में गति करवाया जाता है, फिर से जब किसी चुंबक को इस सोलेनोइड के बगल में गति करवाया जाता है, तब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है। जिस कारण से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, जिस कारण से एक ईएमएफ जनरेट होता है, मतलब एक पोटेंशियल, एक वोल्टेज जनरेट होता है, जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और उसके कारण जो करंट जनरेट होता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। और इसी लॉ को, इसी नियम को, इसी सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। फिर से अब हम थोड़ा मिटाएंगे और फिर से बोलेंगे। हम ये बोल रहे हैं, देखेंगे सबसे पहली बात कि मान लो यहां पे कोई कॉइल है, ये कॉइल है, और यहाँ पे चुंबक है, ये चुंबक है, ये कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आपको बताए थे कि नॉर्थ पोल में से चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर निकलता है। देखिए निकल रहा है, इसमें से ढेर सारा चुंबकीय रेखा, ढेर सारा चुंबकीय रेखा, ढेर सारा चुंबकीय रेखा बाहर निकल रहा है, ढेर सारा चुंबकीय रेखा, ढेर सारा निकल रहा है, ढेर सारा निकल रहा है। ठीक, जब इसको मान लेते हैं पोजीशन 1, ओके, उसके बाद क्या हुआ कि आपने क्या किया, इस चुंबक को थोड़ा सा आगे कर दिया, पोजीशन 2 पे आ गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अभी देखेंगे इसमें से 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 गो लाइन्स निकल रहा है, लेकिन उसमें से 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 लाइन्स केवल पास करता है कॉइल से। जब ये आगे चला जाएगा तो आपसे मेरा ये कहना है, क्या इसमें से गुजरने वाले लाइंस की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। जैसे टॉर्च दूर में है तो यहाँ पर रोशनी कम है, टॉर्च नजदीक ले गए तो यहाँ पर रोशनी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जब ये टॉर्च नजदीक जाएगा तो इसमें से गुजरने वाला जो लाइंस है उसकी संख्या क्या होगी? उसकी संख्या बहुत हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी।
अर्थात जब पोजीशन 1 पे था तो कै गो 2 2 4 2 6, इसमें फाई से लिखते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, तो फाई 1 कितना था 6, अब कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8, अब हो गया फाई 2 हो गया 8। ठीक है, मतलब क्या, फ्लक्स बढ़ा कि घटा, फ्लक्स बढ़ा। अर्थात जब चुंबक जो है कॉइल के तरफ जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और जब चुंबक दूर जाएगा, टॉर्च दूर जाएगा तो वहां रोशनी घटेगा। सर चेंज दोनों प्रकार का होता है, जैसे आपका इनकम चेंज हो गया तो इनकम बढ़ के भी चेंज हो सकता है, इस कोरोना में घट के भी चेंज हो सकता है। दोनों आपके इनकम पर दोनों प्रकार से फर्क पड़ सकता है, कभी आपका इनकम बढ़ के फर्क पड़ सकता है, कभी आपका इनकम पर घट के फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ मेन मैटर ये है कि परिवर्तन, चेंज होना चाहिए। तो जब ये कॉइल फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारा फिजिक्स, हमारा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो ये कहता है फिजिक्स में कि किसी भी हम लोग जब कुछ सिस्टम बनाते हैं तो उसमें मूवेबल सिस्टम को कम से कम रखा जाए, मूवेबल सिस्टम को कम से कम रखा जाए, ताकि आपका वो पूरा सिस्टम एक हार्ड बना रहे, एक मजबूत बना रहे। ओके, तो आपने क्या देखा कि सर जब चुंबक पास जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यही चुंबक दूर जाता तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। ये लाइंस को बोलते हैं फ्लक्स, आपको पढ़ाए हुए हैं लाइंस को, फ्लक्स। तो क्या होता है कि जब चुंबक पास जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा और दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा। जब स्थिर रखेंगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं होने की वजह से इस ईएम वो वहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं हो पा रहा था। तो मेरा ये कहना है कि जब आप कॉइल के सापेक्ष या कॉइल की तुलना में कि चुंबक को गति करवाया जाता है तो कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, जिस कारण से इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और उसके कारण कॉइल में जो एक करंट जनरेट होता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं, और इस सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। ओके, इसका मतलब होता है कि अर्थात किसी भी कॉइल से होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का दर, किसी भी कॉइल में होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का दर इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। अब समझिए, फिर नया चीज हम बोलने वाले हैं। क्या बोले, किसी भी कॉइल से होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का दर इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। मेरा क्या कहना है कि मान लो ये कॉइल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे चुंबक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अभी मान लो इसमें से φ1 फ्लक्स गुजर रहा है, φ1 फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, कुछ देर के बाद ये है, और अब जो है ये नॉर्थ पोल, ये अब इसमें से φ2 फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। और ये घटना हुआ है टी समय बाद, ये पहले की घटना है। पहले जो है उसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा था, φ1, टी समय बाद कितना गुजर रहा है, φ2। तो हम क्या बोले कि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस का मतलब होता है, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब होता है प्रेरित विभव, मतलब इंड्यूस, प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विभव बराबर होता है कॉइल से या कॉइल में होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का दर, ठीक है। क्या बोले, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, कॉइल में होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का दर के बराबर होता है, क्या, इंड्यूस ईएमएफ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ईएमएफ को ई से लिखते हैं, ये हो गया फ्लक्स में परिवर्तन का दर। इसको क्या लिखेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन का दर, ओके, बराबर। अब इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन, और परिवर्तन हमेशा कैसे लिखते हैं, जैसे पहले आपके पास था 15 रुपया, अब हो गया 10 रुपया, तो कितना हुआ, 15 माइनस 10, 5 रुपया खर्चा हुआ आपका। तो फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में खर्च कैसे निकालेंगे, अगर φ2 अधिक होगा तो φ2 माइनस φ1, अगर φ1 अधिक होगा तो φ1 माइनस φ2, और इसका मात्रा क्या है, वेबर, फ्लक्स का मात्रा क्या था, वेबर। तो आपने क्या बोला, ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 बटा
T2 माइनस T1। ठीक है, ये कहानी है T1 समय का और ये कहानी है T2 समय का। तो इसी को, यही हो गया फॉर्मूला किसका, ईएमएफ का। और थोड़ा सा आगे की कक्षा के लिए ईएमएफ बराबर लिखते हैं इसी को डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फ्लक्स में चेंज बटा समय में चेंज, फ्लक्स में चेंज बटा समय में चेंज। ये क्या निकल गया, ईएमएफ। सर इसको ईएमएफ कहिए या इसी को वोल्टेज कहिए। ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अब ये क्या था, इंड्यूस ईएमएफ, अब होता है इंड्यूस करंट। करंट को आप किससे लिखते हैं, आई से, और आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा वी, वी कितना है, वी है ई के बराबर ई बटा आर। और ई आपने कितना लिखा, आपने लिखा आई बराबर, यहाँ लिख देते हैं फाइनली 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये हो गया आपका इंड्यूस करंट का फॉर्मूला, 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ओके, तो ये क्या है कि इस पूरे नियम को, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए, फाई 2 माइनस फाई 1 बाई T2 माइनस T1 या 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इस पर अभी हम लोग सवाल करेंगे। अब सवाल कैसे पूछेगा वो देखिए, वो देखिए आपसे सवाल पूछेगा। अब सबसे पहली बात, सवाल पे जाने से पहले हम लोग एक बात यहाँ पे जानना चाहते हैं। सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दो नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दो नियम है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, क्या बोले, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। कितने नियम है, दो नियम है। सबसे पहला नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। ये पहला नियम, दूसरा नियम का नाम है लेंज का नियम। क्या नाम है इसका, लेंज का नियम। इसको समझना पड़ेगा अच्छे से, लेंज का नियम। ये है पहला नियम और ये है दूसरा नियम। देखेंगे पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है यदि किसी कॉइल से फ्लक्स का परिवर्तन होता है तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, कंप्लीट। यदि किसी कॉइल से फ्लक्स का परिवर्तन होता है तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और उसके कारण अगर करंट होगा तो उसे इंड्यूस करंट कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके कारण उत्पन्न करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। सुन के अच्छे से लिख लेंगे, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। एक बार देख लेते हैं, अच्छा दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है, इंड्यूस करंट कहते हैं। ये है पहला नियम। ओके, लेकिन क्या आपको ये पता चला इस करंट का डायरेक्शन किधर होगा? आपको क्या ये पता चला इसका डायरेक्शन किधर होगा? नहीं। अब आइए लेंज का नियम देखेंगे। लेंज का नियम किसे कहते हैं समझिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम को लेंज का नियम कहते हैं। कुछ स्टार पॉइंट लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम को दूसरे नियम को लेंज का नियम कहते हैं। दूसरा, लेंज का नियम ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, लिखेंगे आप। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा, लेंज के नियम के द्वारा कॉइल में विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। ओके, आप देखेंगे चौथा स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा स्टार कहता है कि कॉइल में विद्युत धारा उस दिशा में उत्पन्न होती है। इस लाइन को समझना थोड़ा सा टफ है, हम पहले बोल देते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप पक्का समझोगे। ठीक है, इसीलिए हम स्लोली बोलेंगे, आप पकड़ लेना बात को। ये कहता है अगर आप समझोगे ना इस नियम को तो बहुत अंदर से खुशी हो जाएगा, आप देखना ना। ठीक, ये लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये सब तो हल्का लाइन था, ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेंज का नियम कहता है कि कॉइल में विद्युत धारा की दिशा उधर उत्पन्न होगी जिधर वो उस घटना के होने का विरोध करेगा। मतलब लेंज का नियम कहता है हम जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे।
ठीक है, मतलब ये हमेशा आपके होने का विरोध करेगा। आप अगर बढ़ोगे तो ये आपको घटाएगा, आप यदि घटोगे तो ये आपको बढ़ाएगा। समझिए क्या बोलता है लेंज का नियम, किसी भी कॉइल में, आप समझिए, किसी भी कॉइल में विद्युत धारा की दिशा, किसी भी कॉइल में विद्युत धारा की दिशा फ्लक्स के विरोध करने के दिशा में उत्पन्न होता है, फ्लक्स के विरोध करने के दिशा में उत्पन्न होता है। कैसे, जरा ये देखिए, फ्लक्स के विरोध करने के दिशा में उत्पन्न होता है। कैसे, ये देखिए, आइए समझते हैं जरा। मान लो ये कॉइल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब देखेंगे, मान लो ये चुंबक आगे जाएगा, चुंबक आगे गया, समझेंगे अच्छे से, चुंबक आगे गया, तो चुंबक यदि आगे गया, इस बात को हम समझते हैं। हम एक समझाने के लिए एक बार इस बुक का हम यूज करते हैं। जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक है, देखना कॉइल है, समझिएगा, ये कॉइल, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो आप, ये गोल वाला ये कॉइल है, ये चुंबक है। चुंबक यदि आगे जाएगा, कॉइल के तरफ जाएगा, तो कॉइल में फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। हम क्या बोले, ये बढ़ने का विरोध करेगा। इसका मतलब फ्लक्स किधर बढ़ रहा है, अंदर के तरफ, तो ये घटाएगा किधर, बाहर के तरफ। तो फ्लक्स के दिशा में उंगली रख दीजिए, अंगूठा रख दी, फ्लक्स किधर करेगा, ये बाहर की तरफ। आप देखिए कर्ल किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज धारा इधर उत्पन्न हो गया। शायद आप समझे तो जय हिंद जय भारत, नहीं समझे तो फिर भी जय हिंद जय भारत। ओके, तो इधर आप दूसरा, यदि इसको करंट को फिर मिटा देते, क्या बोले, ये देखिए, फ्लक्स यदि ये चुंबक, फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, अंदर के तरफ आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, फ्लक्स इसमें बढ़ेगा, करीब आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। ये क्या करेगा, बढ़ने का विरोध करेगा। फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है तो घटेगा किधर, बाहर, तो इसका मतलब फ्लक्स ये बाहर करेगा, फ्लक्स को बाहर, अंगूठा बाहर करेंगे, इसीलिए फ्लक्स बाहर करेगा, तो कर्ल किधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उम्मीद करती इस बार आप समझ गए, फिर मिटाइए, आप समझिए। यदि ये दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, अब ये घटने का विरोध करेगा, तो घट किधर रहा है, देखिए बाहर जा रहा है तो अंदर में फ्लक्स घट रहा है, तो अंदर की तरफ, ये जो है बाहर की तरफ जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, तो ये क्या करेगा, अब अंदर बढ़ाना चाहेगा। जैसे दूर जा रहा है तो अंदर में फ्लक्स घट रहा है, उसको बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ेगा, अंगूठा, जब फ्लक्स और अंदर ही दीजिएगा तब ना बढ़ेगा, तो इसका मतलब अंगूठा अंदर देंगे तो देखिए कर्ल किधर चला गया, इसका मतलब करंट क्लॉकवाइज उत्पन्न होगा। ये कहानी है इसका मतलब है कि फ्लक्स अगर ये इधर जाएगा तो मान लेते हैं कि ये इधर उत्पन्न हो गया, अगर ये चुंबक दूर जाएगा तो फ्लक्स उसमें करंट इधर उत्पन्न होगा, इस तरीके से। अर्थात इसी नियम का नाम क्या है, लेंज का नियम। फाइनली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, आपने क्या बोला, E बराबर डी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, याद है आपको, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। लेकिन ये क्या है, ये केवल पहला नियम है, अभी डायरेक्शन पता नहीं चला है। इसका मतलब क्या, फ्लक्स के परिवर्तन के विपरीत दिशा में धारा होगा, तो इसीलिए लेंज के नियम के द्वारा विपरीत को हम लोग क्या समझते हैं, उल्टा, और उल्टा का मतलब माइनस, इसीलिए फॉर्मूला बनता है फाइनली माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या बोले, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब ये फाइनली फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इस फॉर्मूला पे सवाल बनेगा। अब सवाल कैसे पूछेगा वो देखो आप, सवाल कैसे पूछेगा वो देखो आप, सवाल कैसे पूछेगा वो देखो आप। सवाल पूछेगा आपसे, फॉर्मूला क्या है, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सवाल पूछेगा कि मान लीजिए एक कॉइल है जिसमें T बराबर 0 सेकेंड पर फ्लक्स उसमें से गुजर रहा है 80 वेबर गुजर रहा है, और T बराबर 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड पर उसमें से फ्लक्स गुजरता है 120 वेबर। ठीक है, आप बताइए 120 वेबर, तो बताना है आपको यदि प्रतिरोध, ऐसे लिखिए, यदि R बराबर 5 ओम हो तो इंड्यूस ईएमएफ तथा इंड्यूस करंट ज्ञात करें, इंड्यूस करंट ज्ञात करें। इसी सवाल से आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, ऐसा सवाल है। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहली बात हम क्या बोले, फाई 1 80, फाई 2 120। सबसे पहले ईएमएफ बराबर क्या होता है, ईएमएफ कहिए, या इसी को हम लोग वोल्टेज V बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है, बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब फाई बेसी माइनस कम, तो फाई 2 माइनस फाई 1, T2 माइनस T1। बेसी कितना 100, माइनस भी लगा हुआ था ना, माइनस लगा दिए,
माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फाई टू कितना 120 माइनस 80 बटा T2 कितना है, T2 है 5, अब माइनस 0, बगल में क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये कितना हो गया 120 में से 80 चला गया तो 40, अब बटा 5, 8 पंचा 40, 8 वोल्ट। माइनस चिन्ह तो करंट की दिशा को बताता है कि उल्टा में होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड लीजिए, कितना हो गया 8 वोल्ट मिल गया आपको। अब देखेंगे आपको तो आई चाहिए, आई ओम का नियम V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या V बटे आर, V कितना 8, चेक कर लेंगे आंसर सही है गलत है, और R कितना है 5, तो कितना हो गया 8 में 5 से भाग देंगे 16 पंचा 80, 16 पंचा 80 1.6 एम्पियर, ये है आंसर और ये है आंसर। ओके, तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछे कि इतना पर इतना है, इतना पे इतना है, तो कितना होगा आप बताइए जरा। ओके, थैंक यू। हम लोग आगे चलेंगे। सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कुछ मशीन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कुछ मशीन है, जिसमें से सबसे पहला मशीन का नाम है जनरेटर और दूसरे मशीन का नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जनरेटर। जनरेटर को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, आपने क्या बोला कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोला था, यदि आप तीनों उंगली, तो जो उंगली फ्लेमिंग के बाएं हाथ में निकाले थे वही इस बार दाएं हाथ का निकालेंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का कहना था। अब देखेंगे ये जो दायां हाथ है वो बाएं हाथ का उल्टा है, ठीक है, उल्टा। इसका मतलब बाएं हाथ में कहाँ शुरू किया, विद्युत देकर के बल मिला, तो दाएं हाथ में क्या करेंगे, बायां का उल्टा दायां है, तो इनपुट का उल्टा भी यहां भी होगा। तो यहाँ पे विद्युत धारा देकर के बल मिला था, तो यहाँ पे बल दे करके विद्युत धारा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चुंबक को आगे पीछे करोगे तब ना धारा मिलेगा। इसका मतलब इस बार क्या है, चुंबक को आगे पीछे करने में कुछ ना कुछ तो बल लगेगा। इसका मतलब इस बार इनपुट बल है, आउटपुट क्या है, करंट है। इसका मतलब उंगली वही रहेगा, सब उंगली का नाम भी वही रहेगा, केवल उल्टा पढ़ेंगे आप उसको। तो आपने क्या बोला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है सेम टू सेम, सिर्फ बोलने में अंतर, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हुए, फिर से यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, फिर से यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हुए, और यदि अंगूठा चालक पर लगने वाले या चुंबक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता हो, ये कौन है, तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो, तब मध्यमा चालक से प्रवाहित होने वाले धारा को प्रदर्शित करता है। फिर से फ्लेमिंग के सेम टू सेम, देखिए ना, अंगूठा भी बल, यहाँ भी बल, ये चुंबक, ये भी चुंबक, ये भी धारा, ये भी धारा, केवल पढ़ने का अंतर है। इसमें मध्यमा से पढ़ के अंगूठा पे गए थे, इसमें अंगूठा से पढ़ के मध्यमा पे आएंगे। फिर से क्या बोलता है, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, और यदि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, कॉमा दीजिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तब ये कौन है, मध्यमा, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, चालक से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और इसी सिद्धांत को, इसी नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। कंप्लीट। अब देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर एक मशीन आधारित है जिसका नाम है जनरेटर। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, जनरेटर। क्या नाम है इसका, जनरेटर। इसी को हम लोग डायनेमो कहते हैं, इसी को हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं का सचित्र वर्णन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण, जनरेटर या डायनेमो का या विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन। देखिए सबसे पहली बात कि जनरेटर जो है ये है क्या, पहले आप लिखेंगे ये है क्या, मतलब इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा क्या है, कैसे तोड़ तोड़ के हम लिख रहे हैं वो देखिए, परिभाषा क्या है। अर्थात जनरेटर क्या है, तो लिखेंगे जनरेटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, बल को क्या बनाया था, धारा, बल क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, और धारा क्या है, विद्युत ऊर्जा है। इसका मतलब यह एक क्या है, विद्युत उपकरण है, उपकरण है जो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कंप्लीट। दूसरा, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में लिखेंगे, हम बोलेंगे, आप लिखेंगे, लिखने में बहुत समय लगता है। ये जो जनरेटर है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सिद्धांत क्या है? ये जो आपका जनरेटर है यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके। तीसरा, अब जब तीसरा आओगे तो उसमें इसका आप चित्र बनाना, ठीक है, किसका? चुंबक का, और उसके बाद इसका कार्यविधि लिखना आप, ठीक है। तो पहले हम लोग अब तीसरे नंबर पे क्या डिस्कस करेंगे? उसका चित्र। तो चित्र समझने के लिए हम थोड़ा बोर्ड साफ करेंगे। सबसे पहली बात क्या बोले? जनरेटर या डायनेमो का सचित्र वर्णन अगर बोलेगा तो सबसे पहले परिभाषा क्या है? यह एक विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा, सिद्धांत क्या है? यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका चित्र कैसा बनेगा? और अंत में क्या लिखेंगे? कार्यविधि, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका फोटो कैसा बनेगा। किसका चित्र देख रहे हैं आप? तो जनरेटर का आप चित्र देख रहे हैं कि जनरेटर का फोटो कैसा बनेगा। तो ये हो गया आपका इसका चित्र। अगला स्टार है इसका चित्र। सबसे पहली बात हम लोग बताए थे कि आपको दो चुंबक लेना है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उसके बीच में ये आपका कॉइल है, ठीक है, ये आपका कॉइल है। इस कॉइल में दो वलय लगा हुआ है, और इसके साथ इस प्रकार से जो है ये यहाँ प्रतिरोध है, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करना है आपको? क्या करना है समझेंगे कि सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा। ये पॉइंट मान लो P और ये पॉइंट मान लो Q। ये हो गया फर्स्ट फिगर। देखेंगे दूसरा फिगर भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दो फिगर बनाते हैं, एक और फिगर बनाते हैं। आप ये दोनों फिगर एग्जाम में बनाना, इससे क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखेंगे ये P ये Q। सबसे पहली बात कि ये कॉइल है आपका A B C D, ये है A B C D। इसको समझिएगा दोनों फिगर को, बहुत सिंपल फिगर हम बनाए हैं। सबसे पहली बात कि आप देखेंगे जनरेटर जब चलता है तो क्या वो अपने घूमता है कि आप उसे घुमाते हो? तो देखेंगे डायनेमो पीछे रखा हुआ है, उसके आगे मशीन जो है उस डायनेमो को हमेशा घुमाता है। जो इस डायनेमो को घुमाता है उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम मूवर। कोई ना कोई क्या करेगा, इसको घुमाता रहेगा, तो उसका नाम क्या है? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का काम क्या है? प्राइम मूवर का काम है इस डायनेमो को, इस चुंबक को, कॉइल को हमेशा घुमाना, ठीक है। देखेंगे मान लो ये कॉइल इधर घुमा, कॉइल इधर घूमने का मतलब है कि AB ऊपर आएगा। AB देखिए ना, कॉइल ऐसे घूमेगा। यदि बाय द वे एक हम बुक लें और इस बुक को जरा देखें तो ये आपका कॉइल है, कॉइल ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ये लेंथ तो AB है, AB ऊपर आएगा और CD नीचे जाएगा। AB ऊपर कब आएगा? जब AB पर बल बाहर लगेगा। कौन सा नियम है? दाहिने हाथ का नियम। तो दाहिना हाथ में आज बल बाहर की तरफ है तो अंगूठा बाहर कर देंगे, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो ये जो डायरेक्शन है ये किसका होगा? चुंबकीय क्षेत्र का। तो देखिए इधर, ये इधर, ठीक है। अंगूठा बाहर, बल बाहर लगा, चुंबकीय, तो धारा किधर गया? मध्यमा, ऊपर की तरफ। मतलब धारा जो है वो A से B ऐसे जाएगा, BC में ऐसे जाएगा, CD में ऐसे जाएगा, उसके बाद यहाँ ऐसे जाएगा। यहाँ आने के बाद ये देखिए आप, यहाँ आने के बाद इस कॉइल से होते हुए धारा इधर चला जाएगा, ऐसे गया, और इस कॉइल से होते हुए धारा इसमें ऐसे चला जाएगा। आप ये मत समझिए ये दोनों तार सटा हुआ है, नहीं सर, यहाँ पे रिंग है और रिंग में से ये तार सिर्फ गुजरा हुआ है, सटा हुआ नहीं है, ओके। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, धारा का दिशा जो है वो P से Q की तरफ है। देखिए ना, P से Q की तरफ है। अगर हम लोग P से Q की तरफ के धारा को ऐसे मान ले, ऐसे मतलब इसको पॉजिटिव मान ले। अब उसमें जाके देखते हैं,
अब देखिए फिर से इस बार क्या होगा, ये तो रेगुलरली तो इसी डायरेक्शन में घूमेगा ना, ये ऐसे ही घूमेगा। फिर से ए बी ऊपर आएगा, सी डी नीचे जाएगा, इसका मतलब फिर धारा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस बार देखो आप, फिर धारा ऐसे ऐसे इसमें से होते हुए ऐसे गुजर जाएगा। अगले हाफ, एक हाफ में आप गौर करना, अगर कॉइल घूमेगा, जरा सा इस फोटो को देखिएगा, लुसेंट लिखा हुआ है आगे, सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है। तो अगर ये कॉइल है और ये कॉइल घूमेगा तो देखना दो ही चीज मिलेगा, या तो ये घूम के ऐसे आएगा और फिर अगली बार घूमेगा तो फिर यही मिलेगा। मतलब अगर हम लोग केवल दो ही फिगर मिलेगा, देखो एक फिगर ये और दूसरा फिगर ये, एक फिगर ये दूसरा फिगर ये, तीसरा कुछ मिल रहा है नहीं। इसका मतलब एक बार ऐसा होगा, एक बार ऐसा होगा, फिर एक बार ऐसा होगा, एक बार ऐसा होगा। अर्थात एक बार धारा P से Q के तरफ जाएगा तो अगली बार धारा Q से P के तरफ जाएगा। इसका मतलब P से Q को पॉजिटिव मानेंगे तो Q से P को क्या मानेंगे, निगेटिव। तो अगली बार धारा ऐसे जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। इसीलिए ये क्या हो रहा है, अपने धारा को लगातार बदल रहा है। तो जो अपने धारा को बदलेगा उसे क्या बोलेंगे, एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो क्या बोले, ये था इसका चित्र। अब इसका कार्यविधि आप डिस्कस करेंगे, इसका कार्यविधि देखेंगे। कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे, सुंदर सा नोट्स बनाइएगा। कार्यविधि में क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, माना दो चुंबक लिया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसके बीच में कॉपर के वायर से लपेटा हुआ एक आर्मेचर बनाया, और आर्मेचर कौन है, ABCD आर्मेचर है। आर्मेचर के अगले भाग में दो रॉड लगा हुआ है, दो रिंग से उसको हमने क्या किया, दोनों रिंग को जोड़ दिया, और रिंग पर जो है यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा हुआ है, मूवेबल ब्रश है, कार्बन ब्रश यहाँ भी है, यहाँ भी। ये टच रहता है, बस इसका इतना ही काम है, इसको टच करके रखना हमेशा, कार्बन ब्रश। ठीक है, ये रिंग R1 रिंग R2, रिंग R1 रिंग R2, कार्बन ब्रश B1 और ये ब्रश हो गया B2, ऐसा मान लेंगे। ये ब्रश B1 और ये ब्रश हो गया, यहाँ पे ब्रश हो गया B2, ऐसा मान लिए B2 है। और उसके बाद आपने क्या बोला, इसमें एक प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर ऐसा फिगर बन गया। अब क्या हुआ, किसी प्राइम मूवर की सहायता से आर्मेचर को घुमाते हैं। जब आप आर्मेचर को घुमाओगे तो क्या होगा, इस आर्मेचर जब घूमेगा तो इसमें करंट डेवलप होगा। पहले हाफ में करंट P से Q की तरफ जाएगा और दूसरे हाफ में Q से P की तरफ जाएगा। इस प्रकार करंट अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहेगा, और इस प्रकार ये जनरेटर का जो ये प्रोसेस है ये लगातार चलता रहेगा और आपको विद्युत धारा मिलता रहेगा, आप उस विद्युत धारा का यूज करते रहेंगे। ओके, ये था जनरेटर का सचित्र वर्णन। ओके, एक छोटा सा स्टार आप पढ़ोगे अब, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो अब आप हेडिंग दो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हिंदी में भी ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। ओके, तो अगला हेडिंग क्या दिया आपने, ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, हेडिंग देंगे अच्छे से, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो सबसे पहली बात कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो एसी वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। फिर समझिए क्या बोले हम, ट्रांसफार्मर क्या है, तो क्या बोले, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ऐसा विद्युत उपकरण है। ट्रांसफार्मर क्या है, वो एक विद्युत उपकरण है जो एसी वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को नहीं, डीसी वोल्टेज को मेंटेन कौन करता है, प्रतिरोध। एसी वोल्टेज को मेंटेन कौन करता है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एसी वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। ठीक है, तो इसके आगे में लिखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो एसी वोल्टेज को, डीसी को नहीं, जो एसी वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, इसको बोलते हैं निचाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक हो गया स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब जो इनपुट वोल्टेज कम लेकर के आउटपुट अधिक दे, ये क्या हो गया। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ये स्टेप अप है, स्टेप अप जो कम, देखेंगे, जो इनपुट कम लेगा और आउटपुट अधिक देगा, तब ना स्टेप अप नाम होगा। अप मतलब क्या हो गया, ऊपर बढ़ाना। जो इनपुट वोल्टेज, कम इनपुट वोल्टेज को अधिक आउटपुट वोल्टेज में बदलता है। दूसरा कौन है, स्टेप डाउन। ये क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा, कम करेगा, मतलब अधिक इनपुट वोल्टेज को ये बदलेगा किसमें, कम आउटपुट वोल्टेज में।
ये आउटपुट वोल्टेज को कम करेगा। मतलब ये दो प्रकार का ट्रांसफार्मर, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब जो लो इनपुट को हाई आउटपुट में बदले। देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो लो इनपुट को हाई आउटपुट में बदले, और स्टेप डाउन लिखते चलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो हाई इनपुट को लो आउटपुट में बदले। हाई मतलब अधिक को, लो मतलब कम में चेंज करे, उसे क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखेंगे जरा सा हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ट्रांसफार्मर के बीच में ये एक नर्म लोहे का कोर लगा होता है, ये क्या है आपका कोर है, ठीक है। एक क्वाइल यहां लगा होता है और एक क्वाइल यहां लगा होता है, ठीक है। ये जो क्वाइल यहां लगा हुआ है इसका नाम है प्राइमरी क्वाइल। क्या नाम है, प्राइमरी क्वाइल। और यहां पे जो लगा हुआ है इसका नाम क्या है, सेकेंडरी क्वाइल। इसका नाम क्या है, प्राइमरी क्वाइल, और उसका नाम क्या है, सेकेंडरी क्वाइल। मतलब क्या, ये इनपुट है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका आउटपुट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे इंपॉर्टेंट है NS या NP, प्राइमरी क्वाइल है, प्राइमरी का P, NP, VP और IP, तीन चीजें। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी क्वाइल, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी क्वाइल, करंट इन प्राइमरी क्वाइल। उसी प्रकार यहां क्या होगा, NS, VS और IS। अब बताइए NP क्या है, NP है प्राइमरी क्वाइल का टर्न, और NS क्या है, सेकेंडरी क्वाइल का टर्न। ओके, अब बताइए VP क्या है, VP है प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज। तो बताइए VS क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज। बताइए IP क्या है, प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट। और बताइए क्या बोलते हैं आपका ये IS क्या है, तो IS क्या होगा, सेकेंडरी करंट। ये सब कुछ को जान गए। आपने क्या जाना, NP क्या है, NP है प्राइमरी क्वाइल का टर्न, NS क्या है सेकेंडरी क्वाइल का टर्न, VP क्या है प्राइमरी वोल्टेज, VS क्या है सेकेंडरी वोल्टेज, IP क्या है प्राइमरी करंट और IS क्या है सेकेंडरी करंट। तो हम लोग को ये जानना है, इसको हम मिटाएंगे, इसको आप नोट कर लिए हैं, इसके बारे में जान गए। अब देखेंगे एक चीज होता है, एक टर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जैसे जब आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे 11th में, तो वहाँ बताएंगे, आप सुने होंगे कि हम लोग खरीदते, जैसे डायनमो आप खरीद रहे हो, तो क्या जाके बोलोगे हमको डायनमो दीजिए, नहीं, तब डायनमो नहीं देगा। आपको बोलना पड़ेगा कि हमको 8 किलो का डायनमो दीजिए। जब आप डायनमो उठाओगे तो 20 किलो का लगेगा। मतलब 8 किलो का डायनमो का मतलब हो गया कि आप वो जो डायनमो है उसके अंदर 8 किलो तांबा का तार लपेटा हुआ है। एसी खरीदने जाओगे तो इन्हें बोलोगे 5 हाथ का एसी दो, नहीं देगा आपको। आपको बोलना है हमको 2 टन का एसी चाहिए, टन उठाओगे तो 20 किलो का होगा एसी, 10 किलो 5 किलो का एसी होगा। तो वो 2 टन का फिर मतलब, इसका मतलब हो गया कि वो एसी 24 घंटा में 2 टन गर्म हवा को ठंडा हवा में बदलेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जो यहाँ बोलते हैं कि हमको ट्रांसफार्मर चाहिए 20 किलो का, इसका मतलब उस ट्रांसफार्मर का वजन 100 किलो हो सकता है, आप लेकिन बोला 20 किलो का। इसका मतलब उस ट्रांसफार्मर में लोहा मत मापिए, वहाँ तांबा का तार का क्वाइल का वजन होता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि उसी प्रकार ट्रांसफार्मर की जो माप होती है उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको डिनोट करते हैं छोटका r से। ये होता है NS/NP, सेकेंडरी क्वाइल बटा प्राइमरी क्वाइल। क्या बोले, सेकेंडरी क्वाइल बटा प्राइमरी क्वाइल। R बराबर क्या होता है, सेकेंडरी क्वाइल बटा प्राइमरी क्वाइल। आप समझिए सर, यदि अच्छे से समझना, यदि सेकेंडरी क्वाइल अधिक होगा, जितना ज्यादा क्वाइल होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। यहां पे आपको रुक के बहुत कुछ समझना है। R बराबर हम क्या बता दिए आपको, R बराबर बता दिए NS बटा NP। शायद आप इसको नोट कर लिए होंगे, NS बटा NP। देखेंगे तो R बराबर क्या पढ़ाए, R बराबर पढ़ाए NS बटा NP, मतलब सेकेंडरी क्वाइल में टर्न की संख्या बटा प्राइमरी क्वाइल में टर्न की संख्या आपको पढ़ाए। आप देखना, अगर हम क्या बताए, जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। समझिए यहां से पे मेरी बात को। तो लिखेंगे हम, यदि NS ग्रेटर देन NP,
ये लिखे, इसका मतलब सेकेंडरी टर्न अधिक है, प्राइमरी टर्न कम है। इसका मतलब क्या आप ये समझेंगे, Vs ग्रेटर देन Vp, ठीक है। इसका मतलब Vs क्या है, सेकेंडरी आउटपुट की इनपुट, ये है आउटपुट। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। इनपुट पकड़िएगा बात को, बहुत कुछ बोलने, इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब Ns ग्रेटर देन Np, अगर ऊपर में बेसी नीचे में कम, भाग देंगे तो R का मान 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक हो गया। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से अधिक है तो बताइए आउटपुट अधिक इनपुट कम, कम इनपुट को अधिक आउटपुट में कौन बदलता है, स्टेप अप की स्टेप डाउन, तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अर्थात आपको ये बात पकड़ने हम बोल रहे हैं। आपसे पूछेगा एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1.5 है, बताइए स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। R का मान जैसे ही 1 से अधिक होगा वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। R बराबर 1 मत खोजिएगा, क्योंकि R बराबर 1 हो जाएगा तो NS बराबर NP होगा, VS बराबर VP होगा, मतलब वोल्टेज में कोई चेंज नहीं। जबकि ट्रांसफॉर्मर का परिभाषा लिखा हुआ है जो AC वोल्टेज को बढ़ाए या घटाए। अब सेम टू सेम एक कहानी हम लोग जरा इसको मिटाते हैं, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे। R बराबर फॉर्मूला है NS बटा NP। यदि मेरा कहना यह है कि यदि इस बार क्या है कि NS लेस देन NP, इसका मतलब है कि VS लेस देन VP, इसका VS क्या आउटपुट, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज लेस देन इनपुट वोल्टेज। कहानी समझ में आ गया होगा, आउटपुट वोल्टेज, इसका मतलब NS कम है, ऊपर में कम है नीचे में अधिक है, भाग करोगे R का मान 1 से कम होगा। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कम और इनपुट वोल्टेज अधिक किसका होता है, कम। अधिक को कम कौन करता है, स्टेप डाउन के स्टेप अप, तो बताए थे आपको ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, R लेस देन 1 तो वो कौन बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो हम लोग देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक रिलेशन देखिएगा, एक रिलेशन देखिएगा, रिलेशन कहता है कि R बराबर फॉर्मूला क्या है, R बराबर NS बटा NP। ये आपको पढ़ा के लाए, आप देखेंगे हमने आपको बोला कि NS जितना ज्यादा होगा उतना ही VS होगा, तो इसका मतलब NS समानुपाती VS, तो VS बटा VP बराबर, ये टर्न में और वोल्टेज में रिलेशन आ गया। अब कहाँ, पावर में। तो हम लोग ये समझते हैं, एक स्टार यहां बताते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में पावर लॉस नहीं होता है। हमने लिखा है ऐसा होता नहीं है, हम लोग ऐसा मानते हैं। पढ़ने के लिए मजा आएगा। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रांसफार्मर में पावर लेकिन होता है, कम बेस होता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर हीट होता है कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज होता है, ढेर प्रकार का लॉस होता है, अभी हम लोग बताएंगे आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब पावर लॉस नहीं होता है, इसका मतलब इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर। ओके, पावर बराबर होता है I इंटू भी, प्राइमरी पावर हो गया IP इंटू VP, सेकेंडरी पावर हो गया IS इंटू VS। तो यहां से VS बटा VP निकाल लो, VS बटा VP बराबर हो जाएगा VS बटा VP तो IP बटा IS। देखेंगे तो यहां से रिलेशन बन गया NS बटा NP बराबर VS बटा VP, अब VS बटा VP बराबर IP बटा IS। ये तीनों रिलेशन है किसका, तीनों टर्म में रिलेशन है। किस में रिलेशन है, टर्न में, वोल्टेज में और करंट में। तो लिखेंगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्न वोल्टेज एंड करंट। टर्न में, वोल्टेज में और करंट में रिलेशन है, NS बटा NP, VS बटा VP, IP बटा IS। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्मर में लॉस, बस इसको नोट कर लेना है, ये ज्यादा कभी कभार एग्जाम में आता है, लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, केवल इसको नोट कर देना है, बहुत बड़का चीज नहीं है ये। कितना बार रेलवे सब में पूछ दिया है। नंबर 1 पहला लॉस लिखिए आयरन लॉस, दूसरा लॉस लिखिए कॉपर लॉस, तीसरा लिख लीजिए एयर लीकेज, लीक हो ना। अगला फ्लक्स लीकेज, FLUX फ्लक्स लीकेज। पांचवा क्या लिखे,
ये सभी के सभी लॉस हैं, ठीक है। उसके 5वां एक लिखो हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। अभी पूछिएगा नहीं कि ये क्या है, बताने में 2-2.5 घंटा लग जाएगा, इसीलिए हम इससे बच रहे हैं। 12th का है पूरा का पूरा, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का। तो लॉस इन ट्रांसफार्मर में ये 3-4-5 प्रकार का लॉस होता है, ओके। इसके बाद आपको पढ़ना है इन्वर्टर, इसके बाद आपको पढ़ना है इन्वर्टर। आप देखिए इन्वर्टर क्या है, तो इन्वर्टर भी आप सुने होंगे इन्वर्टर के बारे में, इन्वर्टर नहीं इन्वर्टर, इन्वर्टर, ये इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर, इन्वर्टर जो है वो एक प्रकार का मशीन है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टर जो है वो एक प्रकार का मशीन है जो, लिखेंगे आप सामने में, इन्वर्टर एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में तथा डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। क्या बोले, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में तथा डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। कौन कौन करता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है, एक मशीन है जो प्राइमरी वोल्टेज को जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब जरा समझिएगा, तो इस बात को समझना, पकड़ना अपने से, देखेंगे आप। मान लो ये एसी को डीसी में बदलता, पहला कंडीशन एसी को डीसी में। दूसरा कंडीशन है कि डीसी को एसी में बदलता, यही 2 काम करता है ना, यही 2 काम है, और कोई काम है, और कोई काम नहीं है। एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है। कौन बदलता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना, ओके। तो मेरा ये कहना है कि मान लो ये इन्वर्टर है, ये आपका इन्वर्टर है, इधर जो है ये एसी है और इधर जो है वो डीसी है। डीसी का मतलब क्या हुआ, डीसी का मतलब हो गया बैटरी, इसका मतलब ये क्या है, बैटरी, सही है। एसी को डीसी में मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है, एसी को डीसी में मतलब करंट ऊपर से नीचे जाएगा, तो करंट बैटरी में जाएगा कि बैटरी से निकलेगा, बैटरी में जाएगा। करंट बैटरी में जाएगा तो बैटरी चार्ज की डिस्चार्ज, बैटरी चार्ज, इसका इसीलिए इसका नाम है चार्जिंग कंडीशन या चार्जिंग मोड। क्या नाम है इसका, चार्जिंग मोड। यही बात हमको समझाना था। दूसरा, अब अगला क्या है, ये आपका इन्वर्टर है, ठीक है। यहां से निकला और इसके नीचे में आपने क्या लगा दिया है, ये बैटरी। अब बताओ इस बार क्या हो रहा है, ऊपर में एसी नीचे में डीसी, इसमें क्या है, डीसी जो है वो बदल रहा है एसी में, तो बैटरी में से धारा ऊपर की बैटरी में आएगा, देखेंगे बैटरी में से बाहर निकल रहा है, तो बैटरी चार्ज की डिस्चार्ज, तो ये है डिस्चार्जिंग मोड। ये क्या है, ये है आपका डिस्चार्जिंग मोड, मतलब बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ये है चार्जिंग मोड और ये है डिस्चार्जिंग मोड, कंप्लीट। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखे हैं अभी इन्वर्टर के बारे में, ओके। कुछ छोटा छोटा चीज़ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच।